हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मैक्सवेल ने 4 फंडामेंटल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस किया। वो इंटीग्रल फॉर्म में भी है और डिफरेंशियल फॉर्म में भी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्ट 1 में डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, और पार्ट 2 में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड in terms of 4 fundamental equations, and these equations are known as मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहला जो इक्वेशन है मैक्सवेल का, मैक्सवेल इक्वेशन, द मैक्सवेल फर्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू द गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, तो गॉस थ्योरम का इंटीग्रल फॉर्म ही मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। ये क्या बोलता है, देखिए, फाई ई लिखा हूं मैं। फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times of the net charge present inside the surface। यानी किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उस चार्ज को आप एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए या एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगा उस सरफेस से कितना फ्लक्स या तो बाहर जा रहा है या तो फिर अंदर आ रहा है। गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नोन एज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? इसके बारे में हमको 2-3 चीजें मालूम चलती है। दिस लॉ टेल अस, हमको क्या क्या चीजें बताती हैं। ये जो लॉ है हमको क्या क्या बता रहा है। पहली चीज, an isolated charge exists। पहली बात ये मालूम चलता है इस लॉ से कि हम नेचर में हमेशा चार्ज आइसोलेटेड होता है। एक ही बॉडी के ऊपर प्लस या माइनस नहीं हो सकता। अगर प्लस माइनस होगा तो न्यूट्रल होगा, वो एटॉमिक डोमेन में होता है, राइट। तो पहली चीज ये है कि अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो किसी दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा। एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर किसी दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर में पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होते हैं। तो उसी बात को बोला गया है, एन आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट इन द नेचर, ठीक है। लेकिन यही बात हम मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये फर्स्ट लॉ जो है गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला तो ये बताता है कि एन आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, एंड सेकंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate on negative charge। यानी ये जो लॉ हमको ये बताता है कि नेचर में जो होता है, जो चार्ज होता है, आइसोलेटेड होता है। एक में अगर प्लस है तो दूसरे में माइनस होगा। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमको क्या
मालूम चलता है, इस लॉ से हमको क्या पता चलता है? इस लॉ से थर्ड ये है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये एक लूप में नहीं होता है, यानी क्लोज्ड लूप नहीं होता, यानी यहां से स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव और नहीं जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है? द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज रिलेटेड टू द गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, उसी का स्टेटमेंट है। और यहाँ पर जो लिखा गया है वो इंटीग्रल फॉर्म है। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, लेकिन क्लास 12 लेवल में डिफरेंशियल फॉर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आपको हायर लेवल में पढ़ाया जाता है। तो ये फॉर्मेट तो आप जानते हो। उसके बाद हम आते हैं मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। Maxwell's second equation is related to the Gauss theorem for the magnetostatics। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट ये है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये यहां पर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं होता, यानी ये क्लोज लूप में नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस होता है ये। लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड में क्या होगा? जीरो, यानी हमेशा ये क्लोज लूप बनाएगा। मैं भी आपको बताता हूं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? The magnetic flux through a closed surface is always zero। इसका मतलब यह हुआ the magnetic lines is always form closed loop और path। यानी अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा ये, यानी इस टाइप का। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये कंटिन्यूअस होता है, यानी नॉर्थ से साउथ में जाएगा फिर साउथ से नॉर्थ में आएगा, तो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएगा या क्लोज्ड पाथ बनाएगा। लेकिन ये नहीं बनाता, ये यहां के जाके खत्म हो जाता है ये। तो मैक्सवेल का जो सेकंड लॉ है वो कुछ भी नहीं है, वो गॉस थ्योरम फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी जितना नॉर्थ से साउथ में गया उतना फिर साउथ से नॉर्थ में चला गया, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो। जितना नॉर्थ से साउथ में गया फिर साउथ से नॉर्थ में आ गया, तो क्लोज लूप बना रहा, तो उसका जो सरफेस इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा। और एक चीज हमको इससे पता चलता है स्टूडेंट्स, और एक चीज हमको ये पता चलता है, एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। इससे यह पता चलता है कि नेचर में एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। आप किसी भी मैग्नेट को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, हर पार्ट में आपको डाइपोल मिलेगा, एक नॉर्थ और साउथ पोल। इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को आप सेपरेट कर सकते हैं, उसका वजूद होता है आइसोलेटेड फॉर्म में, एक पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी में होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी में होगा। वैसे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में कहना गलत है। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स,
मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू द गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्टैटिक चार्ज के कारण जो फील्ड होता है उनके बीच में एक रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये इससे डिसाइड होगा कि उस सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज अवेलेबल है। इस नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए या 1 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। इसकी कुछ खासियत यह है कि क्लोज्ड लूप कभी नहीं बना सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्टअप हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ बट मैग्नेटिक लाइन्स इज ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। तो इन दोनों में ये बुनियादी फर्क है। और दूसरी बात है एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप नॉर्थ पोल को अलग कर दो, नॉर्थ पोल एक जगह पर है, साउथ पोल अलग है, तो यू कैन नॉट सेपरेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल साथ में ही होते हैं। यानी इसका ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग ये हुआ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ। यहां पर जो स्टेटमेंट था उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने यहां लिखा है, यह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो मैक्सवेल के इक्वेशन हुए और दो और इक्वेशन है, और वो दो इक्वेशन भी आप जानते हो। वो इक्वेशन है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल का वो एम्पियर सर्कुलर लॉ में कुछ मॉडिफाई किया गया, कुछ टर्म को ऐड किया गया, एडिशनल टर्म्स कंडक्शन करंट के साथ। उससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। तो दो और इक्वेशन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर ये हमारा फिर आगे बढ़ेंगे। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या है? आपने पढ़ा होगा जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस करंट या इंड्यूस फील्ड या इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं फेराडे लॉ फॉर द EMI। तो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल इज रिलेटेड टू द फेराडेज लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? आपने पढ़ा होगा द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। आप ये नहीं पढ़ोगे, इसको मैंने लिखा है अलग से, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस वोल्टेज। और आपको मालूम है कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैसे लिख सकते हैं? हमको मालूम है कि E इज इक्वल टू होता है V/R, तो V इक्वल टू ER। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे dV/dR, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये dV इज इक्वल टू EdR। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा, लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेट करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन है ये। तो स्टूडेंट ये क्या है, देखिए ये आपने देखा ही होगा, बस यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया। इसको ऐड करने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ स्केलर पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये तो ये क्या बता रहा है, तो इसको लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर किसी रीजन में फ्लक्स में चेंज हो रहा है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट। तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक खास बात यह है, इस इक्वेशन में खास बात यह है, उसको जानना चाहिए। E इक्वल्स टू इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज, इसको लिखेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप। डॉट प्रोडक्ट है, E और dl के बीच का एंगल 0 है,
तो cos 0 1 हो जाएगा और ये होगा माइनस डी फाई डी टी। और जैसे कि आपको मालूम है कि डी फाई का मतलब होता है, यहाँ पर डी फाई का मतलब होता है द स्केलर क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप ध्यान दीजिए वहां पर गॉस थ्योरम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, फ्रॉम गॉस थ्योरम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इन दोनों को ध्यान से देखिए। ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी स्टेशनरी चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड क्रिएट हुआ है। तो यहां पर किसी स्टेशनरी चार्ज की वजह से, कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ, उसकी वजह से यहां फील्ड क्रिएट हुआ है और ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्टैटिक चार्ज। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका सोर्स कोई चार्ज नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी वजह से है, तो इसको बोलते हैं E इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तब ये क्रिएट हो रहा है। और आपने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन स्टैटिक चार्ज से, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन किससे है? द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ई इंड्यूस और ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसका जो सोर्स है वो क्या है? डी फाई बी डी, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स। द सोर्स ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका सोर्स क्या है? स्टैटिक चार्ज, जो स्टैटिक कंडीशन में मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? यहां पर स्टेटमेंट क्या है? द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस वोल्टेज इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप। और यहां क्लोज्ड लूप के बारे में बात हो गई, जबकि मैंने आपको इसके पहले बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाता है। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। लेकिन यहां पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्लोज्ड लूप होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको जानना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से? स्टैटिक चार्ज की वजह से आया है या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है तो उसको बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो बुनियादी चीजें आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द सोर्स ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्टैटिक चार्ज। द इंड्यूस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाता, ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में जाकर खत्म हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस क्या है? ये बाय नेचर होता है नॉन कंजर्वेटिव, और ये हमेशा क्या होता है? कंजर्वेटिव। तो मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रीजन में अगर फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बिल्कुल अलग होगा।
इसलिए इस फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंड्यूस, उसको इंड्यूस किया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए यहां पर एक नया टर्म्स यूज होता है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हुआ, इसलिए बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों में बुनियादी फर्क क्या है मैंने लिख दिया है। इसका सोर्स है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो सोर्स है स्टेशनरी चार्ज है। यह हमेशा क्लोज्ड लूप में नहीं होगा, सॉरी, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर्म है क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप होता नहीं है, आपको स्टार्टिंग में बता दिया गॉस थ्योरम में। और ये बाय नेचर नॉन कंजर्वेटिव होता है और ये कंजर्वेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन। तो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन कुछ भी नहीं है, क्या है, आपने जो क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था उसी का ये इंटीग्रल फॉर्म है। इसके बारे में जो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आते हैं मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। हालांकि इसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दिया हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, उसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है उसके बारे में ऑलरेडी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, फिर भी यहां पर मैक्सवेल इक्वेशन का डिस्कशन हो रहा है। तो जो मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है, द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इज रिलेटेड टू द मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ यहीं तक था, ये यहां से लेकर यहां तक। यहां पर एक एडिशनल टर्म्स को मैक्सवेल ने ऐड किया जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर जो आई है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो इस इक्वेशन को और ये यहां पर जो आईडी होगा, ये होगा, दो बातों पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट और द डिपेंड ऑन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड सेकेंड इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप इसको यहां रखोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, म्यू नॉट आई तो एज इट इज रहेगा, कंडक्शन करंट है ये। अच्छा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बट नेचर आर डिफरेंट। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है और यहाँ ये फ्लक्स में चेंज होने की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन के किसी वायर में या कंडक्टर में फ्लो होने से कंडक्शन करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसको रखेंगे स्टूडेंट, तो एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई डी टी। तो फाइनली अगर इसको लिखा जाए तो म्यू नॉट आई, और ये आपका म्यू नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई डी टी। तो ये इसका आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का कंप्लीट ये हुआ। तो ये इक्वेशन आपको मैसेज क्या देता है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, एक वायर, कंडक्टर, किसी कैरिंग कंडक्टर में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यह हमको मालूम है। तो इसी को बोलते हैं, किसी वायर में या किसी तार में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, या इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आईडी, और ये कंडक्शन करंट का वैल्यू होता है डी क्यू डी टी। ये तो हमको मालूम, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहां पर जो ये डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है कि अगर किसी मीडियम में जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, यानी मीडियम को मैंने एयर या वैक्यूम सपोज किया है, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वहां आईडी प्रोड्यूस होगा। तो अगर कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कंडक्शन करंट के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। अगर कंडक्शन करंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। यानी मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एक तो आप ऑलरेडी जानते हो कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं
तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। खासकर ये जो करंट है ये आपका डीसी करंट होना चाहिए, क्योंकि एसी करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को शो नहीं करता है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये जो है यही मैक्सवेल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको ऐड करने के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये जो ऐड करने के बाद जो इसका कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन ये है कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी रीजन में टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वैसी ही टाइम वेरिएबल या वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड is a source of electric field, an electric field। यानी अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है या ई की वैल्यू चेंज हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, तो बी प्रोड्यूस होगा। तो यही मैक्सवेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो ये मैक्सवेल के इक्वेशन, तो मैक्सवेल के इक्वेशन में कोई नई चीज़ आपको लगी? मैक्सवेल के जो 4 इक्वेशन है उनको एक व्यवस्थित तरीके से उसको डिफरेंशियल या इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया गया है। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने अभी आज आपको जो बताया, क्लास 12th में आप जो क्लास 12th में एनसीईआरटी पैटर्न में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ते हो आप लोग, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफिकेशन कर दिया गया है और 4 इक्वेशन के थ्रू उनको एक्सप्रेस किया गया है। वो 4 इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए अब इन 4 इक्वेशन को एक साथ लिख के मैं आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट अभी हमने जो डिस्कस किया था, जो 4 इक्वेशंस को एक साथ मैंने एक जगह लिख दिया है। देखिए क्या है। फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैथमेटिकली रीड कर रहा हूं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। दिस विल बी इक्वल ऑफ द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, तो इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इससे यह पता चलता है, इसके बगल में लिख देते हैं कि यहां पर जो चार्ज होता है आइसोलेटेड होता है। यहां से प्लस स्टार्ट होगा, ये माइनस होगा, तो ये जाके यहां टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, इस फील्ड को बोलेंगे स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाता है, और इसका नेचर होता है बाय कंजर्वेटिव। ये होता है कंजर्वेटिव। ये 3 बातें इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये जो क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू द गॉस थ्योरम फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये इक्वेशन हमको सजेस्ट करता है कि इस नेचर में मोनोपोल आप होता ही नहीं है, यानी आप किसी भी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होते हैं। यानी इस टाइप का, किसी पॉइंट से ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ये जहां पर टर्मिनेट नहीं होता बल्कि ये अंदर जाएगा ऐसा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ, हमेशा क्लोज्ड पाथ बनाएगा। यानी जितना फ्लक्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल में गया, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में गया, तो नेट इंटीग्रेशन थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है।
तो यहां पर एक चीज है कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट, यानी नेचर में चार्ज जो होते हैं आइसोलेटेड होते हैं, पेयर्स में नहीं हो सकते। किसी भी बॉडी के ऊपर एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हो जाएगा वो। लेकिन यहां पर मैग्नेट के बारे में यह है एन आइसोलेटेड, मैग्नेट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में हमेशा पोल पेयर्स में होते हैं, यूनिपोल पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ये मैसेज दे रहा है ये। और ये आपका जो है फेराडेज लॉ है, EMI का टॉपिक है। और यहां पर जो ये फील्ड है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द, यानी इसकी वजह से ये फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हो रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल। यहां जो फील्ड है, इस फील्ड को क्रिएट करने के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टैटिक चार्ज। लेकिन यहां पर जो फील्ड है जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो चार्ज की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां का E और यहां की E में थोड़ा डिफरेंस है। यहां का E स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है, और यहां का जो E है वो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसकी वजह से होता है। और सबसे लास्ट में जो अपन आते हैं वो ये है कि आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ, किसी कंडक्टर में अगर डीसी करंट फ्लो किया है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उससे रिलेटेड हमने ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा, फिर बायो-सेवर्ट का नियम देखा, फिर आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ भी पढ़ा। तो वो सभी चीज़ें थे। लेकिन मैक्सवेल, यहाँ पर मैक्सवेल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो टर्म्स है, द मैक्सवेल वॉज इंट्रोड्यूस, इस टर्म्स को मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया, और आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड सेकेंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी मैक्सवेल के थ्रू ये पता चल गया, फोर्थ इक्वेशन इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, कि मैग्नेटिक फील्ड एक तो कैरिंग करंट, एक तो कंडक्टर के थ्रू तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर कंडक्टर कहीं अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसा रीजन है जहां पर कंडक्टर नहीं है, फिर भी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से वहाँ पर एक फील्ड क्रिएट हो गया। तो ये आपके फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का निचोड़ 4 मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू मैक्सवेल ने एक्सप्रेस किया। मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफिकेशन किया, जो सबसे पहला अटेम्प्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहीं से आगे जाके बनता हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके कुछ और फैक्ट को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, और वो किस स्पीड से आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी के बारे में भी हम बताएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ? तो आज का जो हमारा लेक्चर था बहुत ही सिंपल लेक्चर था। हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि क्लास 12th में जो सिलेबस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1, फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर EMI, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप एम्पियर सर्कुलर लॉ, उन सब को मिलाकर मैक्सवेल ने एक इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा, या इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, लेकिन वो डिफरेंशियल फॉर्म हमारे काम का नहीं है फिलहाल क्लास 12 लेवल में। तो इसी को बोलते हैं, दीज इक्वेशन आर नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर
इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये रहा आपका मैक्सवेल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर मैक्सवेल का सब में कंट्रीब्यूशन बोलोगे तो ये है इसका कंट्रीब्यूशन, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी वजह से ही कम्युनिकेशन सिस्टम पॉसिबल हुआ। यानी अगर आपको किसी रीजन में कंडक्टर नहीं है तो आप सोचोगे कंडक्टर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर वहां कोई कंडक्टर नहीं है लेकिन उस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में कन्वर्ट होकर मीडियम में आगे ट्रेवल करते हैं लाइट की स्पीड से। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसकी 4-5 प्रॉपर्टी बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। तो ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा वीडियो था जिसमें हमने केवल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसको मैक्सवेल ने 4 मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस किया, उसी के बारे में हमने आज आपसे डिस्कस किया। हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।